नमस्कार दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ मौत का महातांडव का लास्ट पार्ट। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। कोई नहीं बचेगा। इसके बाद 4 दिनों तक पूजा चली और मंत्र तंत्रों से उस दत्तू की आत्मा उसके मरे शरीर में बंद कर दी गई और फिर उसके ऊपर कपड़े लपेट उसे एक डरावने बिजुका में तब्दील करवा दिया गया और फिर बिजुका पाटिल के बाड़े के सामने खड़ा कर दिया गया, जिसके सामने उसकी सुरक्षा के लिए पाटिल ने 2 आदमियों को खड़ा पहरा करवा दिया गया था। 10 साल तक दत्तू का मृत शरीर बिजुका बनकर पाटिल के बाड़े के सामने खड़ा रहा। पाटिल की दहशत इतनी बढ़ गई कि कोई आंख उठाकर भी उसके बाड़े की तरफ देखता नहीं था। लेकिन एक दिन मोरेश्वर पाटिल की हत्या हो गई और मोरेश्वर पाटिल के भाई यानी विनायक पाटिल ने हत्या का आरोप दत्तू के भाई के ऊपर लगाया और उस बाड़े के सामने सूली पर चढ़ा दिया गया था और खुद विनायक पाटिल उस गांव का कर्ता धर्ता बन गया। लेकिन एक बरसात की रात चंपक पहाड़ के बगल वाला शिवाजली पहाड़ पर भूकंप के कारण चंपक पहाड़ी पर गिर गया और उसके साथ पूरा अम्बाबाड़ी गांव पहाड़ के नीचे दब गया। इतना कहकर दास बाबू काका चुप रह गए। दत्तू की कहानी सुनकर डर के मारे हम सभी की आंखों में पानी आ गया, दिल की धड़कनें बढ़ गई, मेरा तो गला ही सूख गया था। वो सब तो ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ दत्तू? मंत्रों से रिहा कैसे हुआ? बताता हूँ, ऐसा कहकर दास काका ने बताना शुरू कर दिया। करीब 200 साल तक दत्तू का शरीर जमीन के अंदर दफन था, लेकिन नागपुर के आर्थियोलॉजिस्ट को दंपक पहाड़ और अम्बाबाड़ी गांव के बारे में पता लगा और उन्होंने दंपक पहाड़ी पर खुदाई करनी शुरू कर दी। दत्तू और मोरेश्वर पाटिल की कहानी आसपास के सभी गांव वालों को मालूम थी, क्योंकि वो कहानी पीढ़ी पर पीढ़ी सुनाई जा रही थी। इसलिए कुछ गांव वालों ने खुदाई का विरोध किया था। खुदाई बंद पड़ गई थी, लेकिन इसके बाद पुरातत्व विभाग के द्वारा एक मुहिम चलाई गई, जिसमें डॉक्टर सागर सिंह ने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि भूत और ये श्राप सब अंधविश्वास है और अम्बाबाड़ी के बारे में पूर्वजों ने पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ बातें बढ़ा चढ़ाकर बताई हैं। उन्होंने ये बात इतनी सफाई से बताई कि लोगों ने इसका विरोध बंद कर दिया और बाद में चंपक पहाड़ी पर खुदाई शुरू हो गई। डॉक्टर सागर सिंह की टीम को खुदाई के दरमियान दत्तू का बिजुका और 2 पहरेदारों के कंकाल मिले। इसके साथ महाराष्ट्र के पहली मम्मी की खोज की, जो कि उनके कैरियर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ये उत्खनन उन्होंने इसी वजह से किया था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उन्होंने एक शैतान को जगाया है। वो जब बिजुका को साफ कर रहे थे तो उनसे बिजुका पर बांधे हुए आखिरी मंत्रों का धागा टूट गया और दत्तू उन मंत्रों से मुक्त हो गया। 200 साल तक मंत्रों से बंधा हुआ बिजुका। दत्तू बहुत ज़्यादा क्रोधित था। वो आर्कोलॉजिस्ट को पाटिल के पहरेदार समझ बैठा और उसने वहां पर मौजूद सभी आर्कोलॉजिस्ट की हत्या कर दी और उनके खून और मांस से अपनी भूख और प्यास मिटाई। इसके बाद वो पाटिल खानदान की खोज में निकला है। वो पाटिल खानदान को वंश मिटाना चाहता है, जो पुणे में बसा हुआ है, क्योंकि मोरेश्वर पाटिल का बेटा पुणे के गुरुकुल में पढ़ रहा था और वो उस विपदा से बच गया था। लेकिन उससे पहले वो अपनी 200 साल की भूख और प्यास मिटाना चाहता है, इसलिए हम इंसानों को बेरहमी से खून कर रहा है। इसका मतलब वो हमें भी नहीं छोड़ेगा? रोहित ने कहा। अगर जिंदा रहना है तो हमें उस चीज़ को ख़त्म करना होगा, मैंने सबसे कहा। लेकिन उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता तो मोरेश्वर पाटिल की आत्मा को तभी मुक्ति दिलवा देता। लेकिन आपने तो अभी बताया कि उस वक्त भट्ट जी ने कहा था कि अंतिम संस्कार करने से कुछ वक्त के लिए खतरा टल सकता है। हम लोग भी वही करेंगे। हम
उसे जला पेट्रोल से जला देंगे और जब तक वो कुछ देर के लिए शांत हो जाएगा तभी उसकी शक्तियाँ कमज़ोर हो जाएंगी और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। मैंने कहा। इस पर शिवम और रोहित ने हाँ भरी, लेकिन दास काका इतना कह रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता, उससे बच नहीं सकते। लेकिन हम डरे नहीं। रोहित ने पेट्रोल की कैन कमरे में रख दी थी। मैं वो कैन ले आया। तब शिवम ने अपने कपड़ों से एक मसाल बना ली थी। प्लान ये था कि जब बिजुका घर के अंदर आने की कोशिश करेगा तो वो दरवाजे से या खिड़की से अंदर आने की कोशिश करेगा। इसलिए मैं और शिवम टेरिस पर जाने वाले थे और वो जब दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करेगा तब उसका पता नीचे रुके दास काका और रोहित बता देंगे। जैसे ही वो दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर देगा तब हम उस पर ऊपर से पेट्रोल छिड़केंगे और मसाल फेंक देंगे। अगर वो पेट्रोल से थोड़ा सा भी भीगा और हमारी मसाल उसके शरीर पर गिर गई तो अंदर छिपे दास काका और रोहित दरवाज़ा खोलकर उसके ऊपर मसाल फेंक देंगे और फिर घर के अंदर छिप जाएंगे। हमने कैन में से पेट्रोल को 2 हिस्से में बांट लिया था और मसाले बना ली थी। वैसे तो यह प्लान सक्सेसफुल होने का बहुत कम चांस थे, मतलब ना के बराबर, लेकिन हाथ पर हाथ धरे मौत की राह भी तो नहीं देख सकते थे। प्लान अच्छा ही था। फिर उसके बाद मैं और शिवम रोहित और दास काका को नीचे छोड़कर टेरिस पर चले गए। हम दोनों टेरिस पर बिजुका की हलचल पर नज़र रखने वाले थे। हम लोग कॉल पर ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट थे। हम टेरिस पर गए और बाजू में जाकर हमने खेतों की ओर देखा तो हमें पूरे खेत में सन्नाटा छाया हुआ दिखाई दिया। मैंने शिवम को दूसरी ओर जाकर खेतों पर नज़र रखने के लिए कहा और मैं खुद कटघरे पर हाथ रखकर खेतों पर नज़र रखकर उसके पास से गुजरने लगा। लेकिन तभी मेरे हाथ कटघरे पर कुछ लगा। मैं डर गया और कटघरे की ओर देखा तो मेरे दिल की धड़कनें रुक गईं, क्योंकि कटघरे पर एक छोटे बच्चे की लाश पड़ी थी जो कि आधी खाई हुई थी। उस बच्चे के दोनों हाथ नहीं थे और वो लाश खून से लथपथ थी। शिवम, मैंने हल्की सी आवाज़ में मैंने शिवम को आवाज़ लगाई। वैसे हाथ में जलती मसाल लिए शिवम मेरे पास आ गया। हम दोनों उसकी लाश देखकर सहम गए थे। उसी बिजुका ने 12 साल के बच्चे तक को नहीं छोड़ा था। मैं उस बच्चे को जानता था, वो दास काका का बेटा था। मैंने उसके दास काका और उसकी बीवी के साथ तस्वीर में देखा था। तभी मैंने देखा कि उसने अपनी पलकें हिलाई हैं। क्या तुमने देखा? मैं शिवम से बोला। हाँ, जरा पास जाके तो देख, जिंदा है या मर गया। जैसे ही मेरा हाथ उसकी नाक के पास ले गया वैसे ही वो उठा और कटघरे पर बैठ गया। उसे ऐसा अचानक उठा देख मैं डर गया और पीछे हट गया। अबे यार, ये मर गया है तो जल्दी से पेट्रोल छिड़क इस पर। शिवम मुझ पर चिल्लाया और बोला। वैसे तो बच्चा हंसने लगा और बोला, मरे हुए को तुम लोग क्या मारोगे? मैंने बोला ना, इसके ऊपर पेट्रोल छिड़क। शिवम ने एक ही बार फिर से मुझसे कहा। मुझसे डरो मत, डरना तो तुम्हें मेरी आई बाबा से चाहिए, वो लड़का बोला। यह सुनकर मैं और शिवम दोनों चौंक गए। तुम्हारे बाबा से? लेकिन क्यों? क्योंकि वो मर चुके हैं और उनकी आत्मा अब बिजुका के काबू में है, वो बच्चा बोला। यह सुनकर हम दोनों के दिमाग चकरा गए। लेकिन वो तो नीचे हैं, मैंने उसे कहा। तब वो अचानक वो बच्चा हंसने लगा और बोला, कसम, मैंने एक आदमी जैसी चीज आसमान से गन्ने में गिरती हुई देखी। ये बात बाबा से कही तो मैं उन्हें गन्ने के अंदर ले गया जहाँ पर मैंने वो चीज़ गिरती हुई देखी थी। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा तो वहाँ पर एक डरावना बिजुका खड़ा है। मेरे बाबा उस बिजुका के पास गए और उसे देखने लगे। तभी मैंने देखा कि उस बिजुका की आंखें हिली। मैंने बाबा को कहा कि बाबा, बिजुका की आंखें हिल रही हैं। शायद मेरे बाबा इस बिजुका के कुछ जान गए थे। अचानक से मैंने उनके चेहरे पर डर देखा। बेटा, जल्दी से यहाँ से भागो,
वो चिल्लाकर मुझसे बोले। तभी उनके पीछे खड़ा बिजुका जगह से हिला और उसने मेरे बाबा की गर्दन पकड़ ली और फिर उसने उनका जबड़ा खोला और पिताजी को पूरा निगल गया। ये देख मैं बहुत डर गया। मैंने मुंह से आह तक नहीं निकल रही थी। मैं वहाँ से भाग गया। जब मैंने फार्म हाउस के पास पहुँचा तो माँ से टकराया। मैं आई कि उस गन्ने की तरफ इशारा करते हुए बताने की कोशिश कर रहा था कि गन्ने के अंदर एक डरावना बिजुका है। उसने बाबा को निगल लिया है, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उन्हें लगा कि गन्ने में कुछ है, इसलिए वो गन्ने में भागती हुई गई और कुछ ही देर में मैंने आई की दर्दनाक चीख सुनी और गन्ने से उसकी लाश उड़ती हुई आई थी। इसी पेड़ पर गिर गई। लाश टहनी में फंस गई, लेकिन उनका सिर कटकर जमीन पर गिर गया। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तभी वो बिजुका गन्ने से बाहर आ गया। मैं भागते हुए टेरिस पर छुपने के लिए आया, लेकिन वो पहले से ही छत पर मेरी राह देख रहा था। उसने मुझे पकड़ा और मेरे दोनों हाथ जड़ से उखाड़ दिए और फिर मैं मर गया। ऐसा कहते ही वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसकी दर्दनाक दास्तां सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे उस बच्चे के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन तभी वो बच्चा मुझे काटने के लिए मेरे ऊपर झपटा, लेकिन मैंने उसका गला पकड़ लिया। पर वो शिवम ने उसकी पीठ पर मसाल से हमला कर दिया और उसकी पीठ में आग पकड़ ली। आग पकड़ते ही मैंने उसे एक कटघरे की तरफ धकेल दिया और बच्चा चिल्लाते हुए टेरिस से नीचे गिर गया। जब हमने नीचे देखा, वो आग में जल रहा था। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ गन्ने की ओर भागा। भाई अगर दास काका मर गए हैं तो रोहित को मारने की कोशिश जरूर करेंगे। हमें जल्दी से नीचे जाना होगा, वरना दास काका रोहित को नहीं छोड़ेंगे, शिवम ने मुझसे कहा। हमने कॉल पर रोहित से कनेक्ट होने की कोशिश की, लेकिन हम उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। हम जान गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन हम दोनों नीचे भागते हुए गए और जब हम कमरे के पास पहुंचे जिसमें हम दास काका और रोहित को छोड़कर गए थे, और आगे का नज़ारा देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। रोहित लकड़ी की कुर्सी पर बैठा हुआ था और वो बिजुका को उसके सामने खड़ा था। उसने एक ही पल में रोहित का सर अपने जबड़े में पकड़ लिया और उसे कोई संतरे की तरह चबाने लगा। हम दोनों की चीख निकल गई। तभी शिवम जोर से चिल्लाया। वो बिजुका पर मसाल से हमला करने जा रहा था, लेकिन मैंने उसे पीछे से खींचा और टेरिस के ऊपर ले आया। मैंने टेरिस का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। हमने हमारा एक और दोस्त खो दिया था। उस बिजुका ने रोहित तक को खा लिया था। नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे ख़त्म कर दूंगा, शिवम रोते हुए गुस्से में बोला। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। लेकिन हम उसे नहीं मार सकते, लेकिन जब वो टेरिस पर सामने आएगा तो उसके ऊपर पेट्रोल छिड़कने से पहले वो मुझे मार डालेगा, मैं घबराते हुए शिवम से बोला। यह सुनकर शिवम कुछ देर में सोच में पड़ गया और बोला, भाई तू ये मसाल और पेट्रोल की कैन मुझे दे। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं उसके ऊपर पेट्रोल छिड़कूंगा और तू उसे मसाल से लाएगा, उसने मुझे कहा। लेकिन मैं उसे कैन देने के लिए तैयार नहीं था। शिवम को पेट्रोल देना मतलब उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना था। मैंने कैन पीछे कर ली। भाई मेरा इस दुनिया में मेरा भाई सार्थक ही था और तुम सबके सिवाय मेरा और कोई नहीं है। अगर मैं मर भी गया तो मेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारे पीछे तुम्हारा परिवार है। मुझे वो कैन दे दे, मैं मेरे सार्थक, रोहित और मोहित की मौत का बदला लूँगा, तुमने मुझसे कहा। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैं इतना खुदगर्ज नहीं था। भाई भगवान ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की है। उसने तुमसे तुम्हारा परिवार छीना और अब भाई दोस्त, लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैंने उससे कहा। तभी टेरिस के दरवाजे पर बिजुका का अंदर से हमला करने लगा।
और उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा। दरवाज़ा कुछ ही देर में टूटकर गिरने वाला था। मैंने शिवम को समझाने की कोशिश की कि मैं बिजुका के ऊपर पेट्रोल छिड़कूंगा और तू दूर से मसाल फेंकना, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और उसने मेरे हाथ से पेट्रोल की कैन छीन ली और मसाल जमीन पर फेंकी। मसाल बुझ ना जाए इसलिए मैंने उसे जल्दी से उठा लिया, लेकिन तभी मैंने देखा कि शिवम अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क रहा था। हाँ, ये क्या कर रहा है तू? शिवम, पागल मत बन, मैं उससे कह रहा था। मेरे हाथ में मसाल थी इसलिए मैं उसके पास नहीं जा सकता था। मैं मसाल नीचे फेंकने ही वाला था कि तभी दरवाज़ा टूटकर नीचे गिर गया। वो बिजुका हमारे सामने था। वो हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था कि तभी शिवम मेरी तरफ भागा। उसने हाथ मसाल की आग पर पकड़ा और उसके शरीर में आग पकड़ ली और दर्द के मारे चीखने लगा। वो बिजुका की तरफ भागा और उसने दोनों हाथों से बिजुका को पकड़ लिया। शिवम के साथ साथ बिजुका ने भी आग पकड़ ली और वो भी उस आग में जलने लगा। बिजुका और शिवम दोनों दर्द के मारे चीखने लगे। बिजुका उसे अपने से दूर धकेल रहा था, लेकिन शिवम की पकड़ मजबूत थी। दोनों आग में जल रहे थे और मैं भी वहीं एक ही जगह खड़े रहकर अपने दोस्त को जलते हुए देख रहा था। मेरी आंखें आंसुओं से भर रही थीं। मुझे बचाने के लिए शिवम ने खुद को जला लिया था। वो मेरे सामने दर्द के मारे चीख रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। कुछ ही देर में आग में जलते हुए वो दोनों एक दूसरे से लड़ते लड़ते एक टेरिस के कटघरे से टकरा गए और टेरिस से नीचे गिर गए। जमीन पर पड़े वो दोनों आग से झुलस रहे थे। वो जलता हुआ बच्चा गन्ने के खेत में भागता हुआ गया था, इसलिए गन्ने के खेत में भी आग पकड़ ली थी। फार्म हाउस के चारों ओर बस जलती हुई आग थी। कुछ ही देर में बिजुका और शिवम दोनों हिलने बंद हो गए और जमीन पर पड़े हुए जलने लगे। मैं बहुत दुखी हो गया। मैं नीचे बैठ गया और ख्यालों में डूब गया। मैं शिवम और अपने दोस्तों के बारे में सोच रहा था जो मुझे छोड़कर जा चुके थे। अब सिर्फ मैं अकेला ही बचा था। सुबह हो गई। खेत फार्म हाउस के चारों ओर से सिर्फ धुआं धुआं और राख थी। मैं फिर एक बार अपने दोस्तों की लाशें देख नहीं सकता था। मैं शिवम की जली हुई लाश, जिसका शायद कोयला बन चुका था, वो नहीं देख सकता था, इसलिए जीप लेकर वहां से भाग गया। दोस्तों, आज भी मेरे सपने में वो खून की रात आती है। मेरे दोस्त मरते हुए दिखाई देते हैं। शिवम आज भी मेरे सपनों में जलते हुए आता है। आज भी मैं चैन से नहीं सो पाता हूँ। उस बिजुका ने मेरा पूरा हंसता खेलता जीवन खत्म कर दिया। आज मैं चैन से नहीं सो पाता, सिर्फ डर से कहीं वो बिजुका फिर एक बार ना आ जाए और मुझे अपने चाहने वाले ना गंवाने पड़े। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो कभी कभी ना कभी जरूर लौटेगा। वो फिर से लौटेगा, वो फिर से लौटेगा और फिर शुरू होगा मौत का महातांडव। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मौत का महातांडव का लास्ट पार्ट आज समाप्त होता है। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी नई नई कहानी की नोटिफिकेशन मिलती रहें। और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। धन्यवाद।